सो हेगा मैं कौशन वेलकम लिस्टिंग अनदर वे एंड आज की वीडियो में करने जा रहे हैं तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट जो तुम्हारे क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 7th है आई थिंक। एंड फॉर रेफरेंस आई एम यूजिंग दिस टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक। बाकी तुम कोई और पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो या तुम्हारे स्कूल ने प्रिस्क्राइब करी है तो वो भी ठीक है, बिकॉज आईसीएसई में पेपर कोई पर्टिकुलर बुक से नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट सेम होता है एंड बाकी मतलब सेम बुक्स का थोड़ी लैंग्वेज बदल जाएगी, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी बिकॉज सिलेबस सेम है। सो ऑब्वियसली ये बुकिश लैंग्वेज में तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाता, ठीक है। इसको हिंदी में या जैसे भी एक्सप्लेन करके हम लोग समझ जाएंगे चैप्टर। और अब क्या ये चैप्टर ना बहुत छोटा, मतलब पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। पिछले चैप्टर अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, अगर खुद पढ़ लिया तो ठीक है, ये भी देख सकते हो। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा देख लो, बिकॉज मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे ना तुम, अगर नहीं देखी इनकेस। सो महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट तुम देख लेना। अब द क्विट इंडिया मूवमेंट ये क्या है, अब देखो हम पहले पढ़ते हैं 1920 में हमने कुछ किया, फिर ठीक है 30 में किया, फिर उसके बाद अब हम क्या 42 में करने वाले हैं, ठीक है। 42 में क्रिप्स मिशन आए वाले, उसके बाद हम करेंगे। पर ये क्यों हो रहा है ऐसा, इतना तो मैं पता सिंपल सा कि आज़ादी हमने लेनी थी, ठीक है। उस टाइम पे काफ़ी था। अब पहले तक 1930 तक हमारा एक चीज़ थी, गोल था हमारा कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए कहीं ना कहीं से पहले ब्रिटिशर से। डोमिनियन स्टेटस इन द सेंस कि वो हम इंडिया को गवर्न करेंगे, बट अल्टीमेट जो अल्टीमेट जो डिसीजन मेकर होगा वो कौन होगा, ब्रिटिशर्स, ठीक है। मतलब जैसे अब कनाडा वगैरह थे, ठीक है, वो लोग अब डोमिनियन स्टेटस में थे, अपनी सरकार है उनकी, बट वो सरकार भी किसके अंडर है, ब्रिटिशर्स के। सो इंडिया कहता है एटलीस्ट हमें वो तो दे दो तुम, ठीक है। पहले तो स्वराज की बात ही नहीं होती थी, पहले तो डोमिनियन स्टेटस की बातें नहीं होती थी। 1900 से पहले की तुम देखोगे वो क्या था कि हमें तो प्रेयर पिटीशन वगैरह करके कि हमें कुछ, तुम्हें जो फार्मर्स मर रहे हैं इनका कुछ फ़ायदा कर दो, ठीक है। हमारे पास किराया देने को पैसे नहीं है, हमारा टैक्स माफ़ कर दो, ये वो चीज़ें ऐसी चीज़ों पर होते थे कि हमें कम्युनल राइट्स चाहिए, ये वो, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे आया कि हमें नहीं, इनको बाहर भेजना, थोड़ा डोमिनियन स्टेटस। फिर आया कि नहीं भाई हमें तो क्या चाहिए, आज़ादी, ठीक है। तो आज़ादी कैसे मिलेगी, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। वो हुआ 1930s में, ठीक है। लाहौर सेशन तुमने सुना है ना। उसके बाद फिर 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे, वो भी उसके पीछे वही कहानी है कि उस टाइम पे पहली बार हमने ये माना था कि हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, ठीक है। हमने 26 को मनाया था उस टाइम पे, 26 जनवरी को, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब मतलब हमने नहीं, मैं तो जिंदा नहीं था, हम जिंदा नहीं थे, कांग्रेस ने मनाया था, इंडियंस ने मनाया था, हम ही हैं वो। ऑलराइट, सो इतना हमें समझ में आ गया। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या चीज़ है, जस्ट फॉर अ रिकैप तुम पिछला चैप्टर खोलो, हाँ, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। अब इसमें तुमने बेसिकली वैसे तो काफ़ी चीज़ें पढ़ी, बट दो चीज़ें पढ़ी। पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 का था, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 10 साल बाद आ गया तुम्हारा, ठीक है। जो कहाँ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाँ, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वही साइमन कमीशन वगैरह के वजह से हुआ, और वो 1930 से 34 मतलब बीच में बंद भी हो गया था, बट 34 में पूरे तरीके से ख़त्म हुआ। अब 34 के बाद तुम कहोगे सीधा यही हुआ क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 42 में, नहीं हम ये सब चीज़ इवेंट्स पढ़ेंगे कि क्यों हो रहा है ये सब, पर उसके बीच में थोड़ा क्या हुआ, उसके बीच में यार देखो कोई भी चीज़ इतनी तेज़ी से नहीं होती, उसे टाइम लगता है, ठीक है। अब तुम कोई भी पॉलिटिकल देखो, मैं पहले ही बोल दूँ, अब ना जो पहले वाले चैप्टर्स है वो थे कि इंडिया वर्सेस दिस, ये जो चैप्टर्स आ गए हैं ये आ गए हैं इंडिया में ही दिस वर्सेस दिस, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे माने जाते हैं, दोनों बहुत ही रिस्पेक्टेड बंदे हैं, दोनों हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, बट उनको ऐसे मतलब कंपेयर किया जाता है। तो मैं एज न्यूट्रल एज पॉसिबल रहने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पॉलिटिकली इंक्लाइन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बट वैसे ही ना कुछ दिमाग में होता है सबके, कुछ ना, तुम किसी और चीज़ में बिलीव करते हो, मैं किसी और में करता हूँ, ठीक है। कोई लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ किया देश के लिए, कई कहते हैं कि उन्होंने पावर के लिए किया पर पावर के लिए किया। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है मुझे नहीं पता, ठीक है। कई बुक्स में ये लिखा जाता है, कई बुक्स में ऐसे, फॉर एग्जांपल अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में, कई लिखते हैं नहीं गुमनामी बाबा की थ्योरी भी सही है, वो सब क्या सही है हमें क्या पता, ठीक है। सो अब ये ना मैं तुम्हें मेरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, पर उससे पहले एक चीज़ समझ लो, जो हिस्ट्री है ना ये पूरे तरीके से कभी सच हो ही नहीं सकती, इन द सेंस कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था। तुम कह सकते हो, ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सरकार हमसे कुछ छुपा रही है, ठीक है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती है कुछ छुपा रही है, मे भी छुपा रही हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मुझे क्या पता, मैं सरकार में नहीं हूँ, ठीक है, हो सकता है छुपा रही हो, बट ये नहीं है कि वो पूरा सच उनको पता, उनको भी नहीं पता, उनको हमसे ज़्यादा पता है डेफिनेटली, बट उनको पूरा सच नहीं पता होगा, वो पास्ट में पता होगा। पास्ट में भी आम लोगों को नहीं पता था क्या चल रहा है ये सरकारों में, ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडिया और ब्रिटिशर्स विद इंडिया क्या था उस टाइम पे क्या नहीं था, मैं किसी चीज़ को नहीं कह रहा, बट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब वो कॉन्स्पिरेसी थोड़ी सुनने में अच्छी लगती है, कितनी सच है कितनी गलत कोई नहीं बता सकता, बिकॉज हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विनर्स, ये लाइन सुनी होगी तुमने, ये फैक्ट है। जो बंदा जीतेगा ना वो अपनी हिस्ट्री लिखेगा,
वो अपने बारे में बुरा नहीं लिखेगा। वो जैसे कोई भी, जैसे तुम लिखो अकबरनामा हो गई, ये वो किताबें होगी, उसमें क्या है, उसमें उन्होंने अपनी लाइफ लिखाई है उनके दरबारियों के द्वारा। दरबारी मतलब कोई ऐसा राइटर या तकड़ा कोई पोइट बुलाते थे और लिखो मेरी बायोग्राफी, तो वो तो अच्छा ही लिखना चाहेंगे ना, हर कोई अच्छा लिखना चाहेगा अपनी लाइफ के। मैंने अच्छे अच्छे काम किया, डेफिनेटली किया, पर बुरे भी तो किए हैं, बुरे लिखे नहीं। तो वो चीज़ें फिर जो हिस्ट्री है वो अच्छे जो जीते हैं उनके लिखाई जाती है, उनके कैरेक्टर पे फिर दाग धब्बे नहीं होते। सो वही चीज़ है, ठीक है। तो पूरी हिस्ट्री तो कभी सच हो ही नहीं सकती, बट जितना हमें पता है, जितने फैक्ट्स हमें पता है, बिकॉज ये हम काफ़ी आ गए हैं, ठीक है। मतलब कितना 75 ईयर्स हुए हैं आई थिंक, हाँ। तो मतलब आज़ादी को, ठीक है, आज़ादी को 5-6 होने वाले ना, 75-6, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो हम काफ़ी पास आ रहे हैं, हमें पता लग रहा है। अब जो आजकल हो रहा है, आगे जाके हमें भी लोग भूल जाएं कोविड कैसे हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो हमें भी नहीं पता वैसे कैसे हुआ था, बट एनीवेज। अब क्विट इंडिया मूवमेंट, इवेंट्स लीडिंग टू, अब देखो कई बुक्स में है इवेंट्स लीडिंग टू, क्या इवेंट्स लीडिंग टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, कहीं पे है कॉजेज, ठीक है। तो दोनों सेम ही होते, ज़्यादा फर्क है। पहला हम पढ़ते हैं रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। अब द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन सितंबर 1939 व्हेन नाजी जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। अब ये जो वर्ल्ड वॉर है ये आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज अभी भी एक्सप्लेन कर दूँ फिर 2 घंटे की वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन करूँ। सिंपल समझो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ठीक है, सितंबर 1939, 45 तक चला था, बट नाजी जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया, ठीक है। जर्मनी वो चाहती थी कि हमें वापस मिल जाए, वो वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ना पड़ेगा, चलो एनीवेज, वो पोलैंड को इसने इन्वेड कर दिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस वेंट टू पोलैंड एड एंड डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। अब जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, ठीक है, वो कह गए पोलैंड की साइड पे कि हम इसे बचाएंगे, उन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ दी, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली जॉइन द वॉर विदाउट कंसल्टिंग द नेशनल कांग्रेस और द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने देश में जो मर्जी करे, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी इन्वॉल्व होगी वॉर में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की सरकार उस टाइम की, वो भी इन्वॉल्व होगी उनकी लड़ाई में। इंडिया तो कितना दूर है, ना इंडिया की कोई लड़ाई, ना जर्मनी से ना पोलैंड से, उनको क्या, ठीक है। तो पर ये भी इन्वॉल्व हो गए, और इन्होंने ना कांग्रेस से पूछा, ना ही कोई मिनिस्टर से पूछा जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर के थे। द कांग्रेस लीडर्स आस्क्ड हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर एन एनस्लेव्ड नेशन टू एड अदर्स इन द फाइट फॉर फ्रीडम। कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि मतलब तुम्हें पता है ना ब्रिटेन पोलैंड की साइड पे थी, तो ये लोग कहते हैं अब जर्मनी ने पोलैंड को हथियार लिया था, तो इंडियंस बोलते कि ये पॉसिबल ही कैसे है, एक जो देश जो खुद आज़ाद नहीं है दूसरे देश की आज़ादी के लिए लड़े, ठीक है। हम जब तक हमारे पास खुद खाने को नहीं है, हम दूसरे को थोड़ी दान कर सकते हैं। तो वही चीज़ वो कह रहे थे कि दे देयरफॉर डिमांडेड दैट इंडिया मस्ट बी डिक्लेयर्ड फ्री और एटलीस्ट हैव इफेक्टिव पावर बिफोर इट कुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वॉर, कि हमें कुछ पावर्स तो दो, या तो हमें फ्री करो, वो नहीं तो इतना इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, कुछ पावर्स तो दो हमें ताकि हम उनकी मदद कर पाएँ। हमारे पास ही पावर्स नहीं, हम कैसे सहायता करेंगे किसी की, राइट। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, ये नाम याद कर लेना, लॉर्ड लिनलिथगो द वाइसरॉय could not give any such assurance. He declared dominion status as the goal of the British policy in India. This was considered inadequate by the Congress. अब ये लोग क्या, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहता है कि मैं ये एश्योरेंस नहीं दे सकता तुम्हें, ठीक है, कि कुछ पावर दे दूं या फिर तुम्हें फ्री कर दूं कि तुम वॉर में पार्टिसिपेट करो, मैं ये सब नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस गोल है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इंडिया का, कि आगे जाके तुम्हें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, हमें ये 1930 से पहले चाहिए था। ये लोग 12 साल पीछे चल रहे हैं और 12 साल बाद हमें कहते हैं तुम्हें ये मिल जाएगा, कब मिलेगा वो भी नहीं बताया, मिल जाएगा, ठीक है। लड़ाई जब जीत जाएंगे उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ बना के 10-12 साल या जब भी, वो भी डेट नहीं बताई, तुम्हें मिल जाएगा, बताओ, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं नहीं भाई 12 साल पहले देते हम एक्सेप्ट कर लेते, अब नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, राइट। दिस वॉज कंसिडर्ड इनएडिक्वेट बट कांग्रेस, ये उनको कहते हैं हजम नहीं हुआ, ये कुछ है ही नहीं, क्या टॉफ़ी दे रहे हो हमें, टॉफ़ी, हमें तो पूरा मतलब चॉकलेट की फैक्ट्री चाहिए, तुम टॉफ़ी दे रहे हो भैया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू पुट द रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड द प्रिंसेस अगेंस्ट द कांग्रेस देयरफॉर आस्क्ड द मिनिस्ट्रीज टू जॉइन। अब तुम ये आगे वैसे हम पढ़ेंगे, पर बेसिकली क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिलीजियस माइनॉरिटीज और प्रिंसेस जैसे वो हमेशा करते हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ करना शुरू कर दिया। अब तुम कहोगे कांग्रेस के खिलाफ करने से क्या, एक पार्टी के खिलाफ नहीं, उस टाइम पे कांग्रेस ही ऑल इंडिया लेवल की बहुत तकड़ी पार्टी थी जो कि रिलीजियस इतनी नहीं थी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि मोस्टली हिंदूज थे, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो निकल गए थे, ठीक है, वो अपनी उन्होंने मुस्लिम लीग बना ली थी, तो मतलब मुस्लिम्स तो रहे ही नहीं, थोड़े बहुत रहे, बट मेजॉरिटी निकल गए। फिर हिंदूज का तुम कहो कि ज़्यादा हो गए, कंसंट्रेशन हो गया उसमें, बट और भी लोग थे, ठीक है, सिख्स पारसीज वगैरह सब थे, ठीक है, इसमें। और कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल की थी, क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम पे बहुत बड़े सेलिब्रिटी फिगर बन गए थे, ठीक है, देश विदेश में उनकी बहुत बातें होती थी, सत्याग्रह है ये वो,
तो आम लोग भी उन्हें जानते थे। अब इतने साल हो गए यार, 15 में आए थे, उसके बाद इतने बार जेल जाए, फिर चौरी चौरा का किया, वो चौरी चौरा कईयों को नहीं पसंद आया कि क्यों रोकी वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह सब, फिर सिविल डिसोबीडियंस हुआ, सॉल्ट लॉ तोड़ा, ये वो, तो उससे पॉपुलैरिटी तो थी काफ़ी। तो कांग्रेस के पास एक अपर हैंड था कि उन्होंने क्या कहा कि चलो यार, कांग्रेस की जितने भी मिनिस्ट्रीज़ उनको मिली थी इतने सालों में मेहनत करके जो ली थी कि हमें भी पार्टिसिपेशन चाहिए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन चाहिए, वो उन्होंने रिज़ाइन करवा दी। इन जुलाई 1937, ठीक है, अभी हम 1937 की बात करने लग गए, क्यों 1939 में और हुआ, अच्छा पहले की बात करते हैं, ये थोड़ी किताब ऐसी है, आगे पीछे चलेगी। इन जुलाई 1937 द कांग्रेस हैड फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा, बिहार, मद्रास एंड बॉम्बे। लेटर असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आल्सो केम अंडर द कांग्रेस रूल। द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस एंड द मिनिस्ट्रीज ऑन अक्टूबर नवंबर 1939 एंड मेनी इम्प्लिकेशन। तो 1937 में इतने राज्यों में उनकी सरकार बनी थी, मतलब कांग्रेस को काफ़ी मिनिस्ट्रीज मिली थी इन रीजन्स में। कितनी रीजन्स है देखो, मद्रास आ गया, बॉम्बे आ गया, बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया, असम आ गया, तो काफ़ी चीज़ों में मिली थी। वो सब छोड़ दी, सब छोड़नी, मतलब ऐसे कह दिया कि छोड़ दो, ठीक है, तो मैंने छोड़ भी दी थी, तो रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस। अब द वाइसरॉय वॉज हैप्पी बिकॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैड कंट्रोल सेवरल प्रोविंसेस। वाइसरॉय खुश हो गया कि चल बढ़िया, इन्होंने मिनिस्ट्रीज छोड़ दी, अब वहाँ पे वो जो प्रोविंसेस थे उन पे फिर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। द मिनिस्ट्रीज इन पंजाब, बंगाल एंड सिंध डिड नॉट रिजाइन टू विन गवर्नमेंट्स गुडविल। अब पंजाब, बंगाल और सिंध की काफ़ी मिनिस्ट्री, यानी कि सब मिनिस्ट्रीज, काफ़ी मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की गुडविल में आना चाहते थे वो, ठीक है। अभी भी उनको लगता था कि सरकार ही सही है, सरकार ही, मतलब लोग अपना फ़ायदा देखते हैं ना, हम अपना सर्वाइवल देखते हैं, ये उस टाइम पे भी था, अब भी है, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि ज़्यादा हमारा सर्वाइवल, हमारा फ़ायदा क्या है कि हम सरकार के साथ रहें, उन्होंने वो सरकार के साथ रह लिए। द मुस्लिम लीग वॉज जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत खुश, मतलब मज़ा ही आ गया, ठीक है, उनको ऐसे जुबिलेंट, ओवर जॉय टाइप में कह सकते हैं। The Muslim League was jubilant over the resignation of the Congress ministries and offered its friendship to the British government. It celebrated the day when the Congress ministries resigned as the day of deliverance and thanksgiving. उन्होंने खुशियाँ मनाई जिस दिन कांग्रेस ने रिज़ाइन किया, ठीक है। तो वो चीज़ हुई। देखो अब सरकार भी कुछ, मुस्लिम लीग भी कुछ, तो तुम कहोगे क्या फ़ायदा हुआ, आगे पता लगेगा, ठीक है। अब ये नहीं होता हर चीज़ के, पर ये करना ज़रूरी भी था। तुम समझो, अगर उनके लिए काम भी हम करते रहते और डिज़ाइन भी ना करते, फिर थोड़ा प्रेशर आया था ना, जिसके अंडर तुम काम कर रहे हो उसकी बात मना कर रहे हो, तो वो एक पॉइंट हो सकता है, जैसा मेरे दिमाग में जो चल आता है, ठीक है, रीज़न। A change came in the attitude of the Muslim League in Jinnah after the elections of 1937 and the formation of the Congress ministries in the provinces. Jinnah and the other leaders of the league proclaimed that Muslims could not expect any justice in the hands of the Congress. अब ना यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी चेंज आ गया था मुस्लिम लीग में और जिन्ना में। जिन्ना जो उनके हेड थे, ठीक है, मुस्लिम लीग के, 1937 में इलेक्शन हुए थे, तो उसके बाद काफ़ी चेंज आ गया था उनकी थिंकिंग प्रोसेस वगैरह में। उनको लग रहा था कि हम अगर कांग्रेस रही ना उन रीजन्स में, हमें जस्टिस नहीं मिल सकता, हमें अच्छे से फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलेंगी, उन्हें ऐसा लगने लग गया था। वो ऑब्वियसली इतने डिवाइड एंड रूल खेलोगे तो दिमाग में लोगों के बैठ ही जाएगा। तो ये मेरा फ़ोन टेढ़ा तो नहीं, चलो अब क्या कर सकते हैं। In 1940, the Muslim League passed a resolution demanding the partition of the country and the creation of the state called Pakistan. अब ये 1939 में हुआ ये सब, ठीक है, हाँ यही था। तो ये सब मोस्टली 1939 में तुम कह सकते हो रेजिग्नेशन वगैरह हुई, क्योंकि यहाँ पे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, डेफिनेटली। उसके बाद इसके बीच में यहाँ पे ही क्या हुआ, 1940 की शुरुआत में, ठीक है, अगस्त ऑफर तो अगस्त में आया ना, तो उससे बीच में शुरुआत में तुम कह सकते हो बीच में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी कि हमें तो भाई एक अलग देश चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। अब ये लोग अलग देश बनाने में जुड़े हुए थे, अभी अगस्त ऑफर वगैरह, मतलब हमें आज़ादी चाहिए थी, उनका अभी ये था कि हमें अलग, मेन फोकस है कि अलग चाहिए हमें, अलग, ठीक है, ऑल राइट। द नेम पाकिस्तान वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटर। पाकिस्तान में पता कहाँ से आया, ठीक है, पी आया था पंजाब से, फिर ए आया था अफगान से, के से कश्मीर, एस से सिंध एंड बलूचिस्तान का TAN आ गया तुम्हारा पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे नाम बना था, उन्होंने बनाया था। जिन्ना प्रोक्लेम्ड दैट द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू द टू ऑटोनोमस स्टेट वाज द ओनली सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही सॉल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का कि हमें दो अलग अलग उनमें बांट दो, ठीक है। तो उन्होंने ये सब रिलीजन्स का 1940 में कहा था कि हमें ये सब चाहिए, ठीक है, तो मतलब नाम में रखा होगा इसलिए वो सब हो गया। अब अगस्त ऑफर, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस पहले वाले से, तो पहले वाला तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसमें एक दो नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। August ऑफर 1940, अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट टुक प्लेस इन द ब्रिटेन इन मई 1940, ठीक है। 1940 में सरकार बदली, कहाँ, इंडिया में नहीं, इंडिया का वाइसरॉय नहीं, वहाँ की ब्रिटेन में सरकार बदली। विंस्टन चर्चिल, नाम बहुत सुना होगा, ठीक है। अभी फेमाइंस वगैरह आएंगे तो अच्छे से बात करेंगे, अगर आएंगे तुम्हारी मुझे नहीं पता, बट
ठीक है, विंस्टन चर्चिल बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड द एमरी टुक ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, एमरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए इंडिया के नहीं। The war situation in Europe worsened. The fall of France and the danger of the Nazi occupation of the British temporarily softened the hard stance of Congress. On June 1st, 1940, Gandhi ji declared, "We do not seek our independence out of British rule." तो वहाँ पे ना 1940 में बहुत बहुत बुरी हालत थी ब्रिटेन की। मतलब ऐसा था कि बहुत हारी जा रही है क्योंकि उस टाइम पे तुम अभी हम आगे पढ़ेंगे जर्मनी काफ़ी स्ट्रांग थी, डेफिनेटली आगे जाके हार जाएगी या फिर नहीं हारेगी, मैं तुम्हारा वैसे स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट जो भी है, बट आगे जाके होएंगे चेंजेस, पर अभी वो हार रही थी। अभी नया जब शुरू हुआ था ना वॉर 1939-40s, इसमें हार रही थी, तो काफ़ी बुरी हालत थी, उनके सोल्जर्स कम पड़ गए थे वगैरह, सब काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो गांधी जी ने कहा 1 जून 1940 को, इससे कितना 2 महीने पहले 1 जून को कहा कि हम अपनी इंडिपेंडेंस नहीं ले सकते ब्रिटिशर की तबाही में। हाँ, उनकी तबाही हो रही है और हम अपनी आज़ादी की बात करें, ये भी नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। इसका मतलब क्या था किसी ने मुझे नहीं, बस क्या बोलना चाहते होंगे, चलो एनीवेज। द इंटरनेशनल कंपल्शंस होता है कि ऑब्लिगेशंस के ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है वगैरह सब, ठीक है। द इंटरनेशनल कंपल्शंस फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू सीक सम सेटलमेंट और अंडरस्टैंडिंग विद द कांग्रेस। तो ऊपर से दबाव आ रहा था कि तुम कांग्रेस के साथ यार कुछ सेटलमेंट करो, उनके बिना, इंडियंस के बिना हमें ये लड़ाई नहीं जीत सकते, इंडिया में बंदे, हमें सोल्जर्स चाहिए इंडिया के, राइट। तो फिर वो सब उन्होंने कहा कि कुछ सेटलमेंट करो कांग्रेस के साथ। अभी तुम देखना आगे कितना तगड़ा डेडलॉक होता है, पर अभी हम पढ़ रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग विद द कांग्रेस ऑन August 8, 1940, 8 अगस्त में आया था, ऑन द ईव ऑफ द बैटल ऑफ ब्रिटेन। लॉर्ड लेलैंड को द वायसरॉय मेड अ न्यू ऑफर नोन एज द ऑगस्ट ऑफर। तो लॉर्ड लेलैंड को द वायसरॉय ने एक और ऑफर रखी, एक और, मतलब पहले तो ऐसा नहीं थी, पहले तो हमने रिजाइन किया था, पर ऑगस्ट ऑफर उन्होंने क्या रखी, अब हम पढ़ते हैं। द कांग्रेस रिजेक्टेड द ऑफर बिकॉज द माइनॉरिटीज स्पेशली द मुस्लिम लीग वॉज एश्योर्ड दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम वुड बी एक्सेप्टेबल टू द गवर्नमेंट अनलेस एन अल्टरनेटिव टू द माइनॉरिटीज। द मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथराइज्ड टू गिव अ क्लियर एश्योरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब दोनों ने रिजेक्ट कर दी, दो मेजर पार्टीज इंडिया की क्या थी, मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस। अब कांग्रेस कहती वो हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें ना ऑगस्ट ऑफर में उन्होंने एक एश्योरेंस दे दी। उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया भाई कि ये जो चीज़ है ना, इसके बाद हम आपको एश्योरेंस देते हैं ऑगस्ट ऑफर में, कोई भी डिसीजन लेना होगा, ठीक है, हम तुम्हें एक स्टेट टाइप बनाएंगे, उसमें कोई भी डिसीजन लेना होगा, वो माइनॉरिटीज़ के बिना, या फिर जब तक मुस्लिम लीग और माइनॉरिटीज़ की जो पार्टीज़ हैं वो जब तक हाँ नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, वो डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा, वो लॉ ही नहीं बनेगा, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा बेसिकली। तो इसमें लिए कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसे कैसे, अब एक एक बंदे को बनाएंगे हम जाके, और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। उनको हालांकि ये फ़ायदा मिल रहा था, बट उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वहाँ उसमें एग्जैक्टली कहीं पाकिस्तान नहीं लिखा था कि हम आपको एक अलग स्टेट देंगे, वो चीज़ नहीं थी, उसमें वही स्टेट में रहना था, ठीक है, इंडिया ही थी, मतलब एक इंडिया, यूनाइटेड इंडिया। तो उस दोनों ने मना कर दिया, फिर क्या बकवास ऑफर लेके आया यार, जाओ, तो वो भी गया। अब जाता है द कॉजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। पुराने एडिशन में यहाँ पे हेडिंग है, नहीं में नहीं है, मैंने देखो तुम्हें लग रहा होगा पुराना एडिशन वगैरह, मैं बुक चेक कर चुका हूँ, ठीक है, सेम ही है। द क्रिप्स मिशन, अब आता है क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त 1940 में आया, ठीक है, एंडिंग तो नहीं कह सकते, मिड, चलो एनीवेज। उसके बाद लोगों ने मना कर दिया, मतलब कांग्रेस ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। अब 1-1.5 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, इंडिया में ज़्यादा वो नहीं था। अब क्रिप्स मिशन आता है, पहले वो मना करके वो कहते हैं चलो ऐसा एटीट्यूड है, हमें भी नहीं, फिर पर उनको फिर लोड पड़ गई कि इंडियंस के बिना फिर नहीं होना, उनको लगा, फिर वो क्रिप्स मिशन लेके आया। क्रिप्स मिशन मतलब वहाँ के जो विंस्टन चर्चिल ने बंदा भेजा था, क्रिप्स नाम था उसका, पूरा नाम पढ़ लेते हैं, तो वो क्रिप्स मिशन लेके आया था। विद द जापानीज आर्मी रैपिडली एडवांसिंग टुवर्ड्स इंडिया। अब तुम कह रहे हो जर्मनी से जापान का, जापान ने भी शुरू कर दिया था, ठीक है। जापान उस टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी बिकॉज उसके जापान के आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे या फिर जो छोटे छोटे देश थे वगैरह, वो उन्होंने जापान ने हड़प्पने शुरू कर दिए थे, ठीक है, अपने अंडर ले आई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उधर तक पहुँचना एक तो इंग्लैंड का वो था और काफ़ी दूर था पड़ता था, और तब तक वो हड़प लेते थे। उसके बाद बर्मा तक पहुंच रही, तुमने अगर देखी हो, ठीक है, मुझे याद नहीं, कोई सीरीज थी बहुत तकड़ी थी, ठीक है। अगले चैप्टर में हम INA के बारे में पढ़ेंगे, वो भी उससे रिलेटेड ही है थोड़ी थोड़ी, बट चलो हम पढ़ते हैं। हाँ, विद द जापानीज आर्मी रैपिडली इट बिकम नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक इन इंडिया। अब तुम्हें कहे 1.5 साल क्यों नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई ना उनके बीच में ना हमारे बीच में, बिल्कुल डेडलॉक हो गया था कि ऑगस्ट ऑफर में जो था हमें नहीं चाहिए था, जो हमें चाहिए था वो देना नहीं चाहते थे, रुक गए सब लोग। फिर काफ़ी देर बाद ये क्रिप्स मिशन आता है वो तोड़ने के लिए, ठीक है, डेडलॉक तोड़ने के लिए। चर्चिल अनाउंस्ड इन मार्च 1942 दैट सर सैफर्ड
Cripps, Sir Stafford Cripps. A member of the war cabinet would go to India for consultation with all the parties. The Cripps mission was proposed the following constitution reform. So विंस्टन चर्चिल ने भेजा मार्च में ना, हाँ मार्च 1942 में अनाउंस किया। फिर जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए इंडिया में, ठीक है। अब आके उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात वगैरह करी। अब ये काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थे तो उन्होंने बात वगैरह करी और एक अपना प्रपोजल दिया। अब ऐसा नहीं है कि प्रपोजल अपनी मर्जी से दे दिया, ये बंदा अगर कहता है आज़ादी मिल जाएगी तो आज़ादी मिल जाती, नहीं, इतना भी पावर्स नहीं थी उसके पास। बट हाँ, उसको कोई सर्टेन चीज़ें बताई होगी कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस लिमिट तक जाना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही उनको मतलब आज़ादी देना या इतने ही पावर्स देना वगैरह सब, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये सब हुआ। ओके, अब क्या क्या चीज़ें थी। पहला, इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस व्हेन द वॉर वुड एंड। जब लड़ाई खत्म होगी, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन मतलब जो 1930 से पहले चाहिए था वो वाला। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेट अप। इट वुड कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोअर हाउसेस ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स। इट वुड बी सेट अप टू ड्राफ्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होएगी, ठीक है। उसके लिए हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होती है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इट वुड कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या दिक्कत पड़ गई, ठीक है, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे। प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड जो रूलर हैं प्रिंसली स्टेट्स के, वो लोग जब इलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे राजपूता वगैरह ऐसे जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके जो रूलर्स हैं वो डिसाइड करेंगे हमने किसके भेजना है। लोगों की कोई से नहीं है। जैसे अब हम इलेक्शन करते हैं ना, हम अपना, ठीक है, कहाँ पे मैं देखो इलेक्शन करते हैं जो भी है, तो हम वहाँ पे जाके वोट वगैरह करते हैं, हमारी मर्ज़ी सुनी जाती है। उस टाइम पे उन्होंने मर्ज़ी सुनना ही मना कर दिया कि हम तो नहीं सुनेंगे जी आपकी। तो एक वो चीज़ होगी, लोगों को बुरा लगा। और दूसरा भी लोअर हाउस ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर जो उसमें बंदे हैं वही इलेक्ट करेंगे, ठीक है। देयर वुड बी अ फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। एनी प्रोविंस दैट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अलाउड टू ऑब्टेन अ डोमिनियन स्टेटस सेपरेटली। जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानना है वो एक अलग बना सकते हैं अपना देश मतलब तुम कह सकते हो स्टेट वगैरह। हाँ, वही हो गया कि तुम्हें अलग डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश से चलो बाद में बनी, पर ये हो जाएगा ऐसा। उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान नहीं बोला, बट जिनको नहीं पसंद वो बना सकता है। The provinces would be free to join the Indian Union. If they were not joined the Indian Federation, they would formulate their own constitution which would have the same status as the Union of India. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं वो इंडिया के साथ भी जुड़ सकती हैं, अगर उन्होंने अपना बनाना तो अपना बना सकती हैं। अब ये उन्होंने क्यों कहा कि खुश करने को प्रिंसली स्टेट के सारे बंदे मान जाएंगे, पर इसमें कांग्रेस नाराज होगी, इसमें मुस्लिम लीग भी इतनी खुश नहीं थी। चलो मैं आगे पता लगेगा। एंड अंडरटेकिंग वुड बी नेगोशिएटेड बिटवीन द मैजेस्टीज गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कवरिंग ऑल द मैटर्स राइजिंग ऑन द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो एक अंडरटेकिंग की जाएगी, ठीक है, नेगोशिएशन होगी थोड़ी मिनिस्ट्री की गवर्नमेंट से, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, ठीक है। विंस्टन चर्चिल आएगा उसमें, कि नीलनथ गो आएगा, वाइसरॉय मुझे नहीं पता, His Majesty's government, Winston Churchill. Anyways, and the Constituent Assembly covering all the matters के कितनी पावर ट्रांसफर हुई है वगैरह, इनमें बातचीत होगी, आपस में ये डिसाइड करेंगे। प्रोविजंस वुड ऑल्सो बी मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेशियल एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो प्रोविजंस बनाए जाएंगे किस चीज़ के, जो रेशियल और माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, तो उनका भी थोड़ा बहुत दिल जीतने की या फिर फ़ायदा कराने की उन्होंने सोचा थोड़ा बहुत, ठीक है। ड्यूरिंग द क्रिटिकल ईयर्स ऑफ द वॉर द पावर ऑफ द वाइसरॉय वुड रिमेन द हीरो एंड ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, बट द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मिलिट्री एंड द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो जब तक लड़ाई चल रही है तब तक जो पावर्स हैं मिलिट्री वगैरह की वो वाइसरॉय के पास ही रहेंगी। फिर वही बात आ गई कि इंडिया लड़ाई में जाएगी, ठीक है, पर इंडिया की कोई नहीं सुनेगा, इंडियंस के मिनिस्टर्स की, कि भाई इतने लोग हमारे मर रहे हैं, अगर कभी कुछ हो गया या कुछ नहीं सुनेगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ होगी। तो क्रिप्स मिशन के ये सब चीज़ें थी। अब ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ ये भी हम पढ़ते, वैसे मैंने 1-2 पॉइंट बता दिए तुम्हें, पर ये फेल हो गया। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टीज एंड द सेक्शंस ऑफ द पीपल रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। सब ने ही मना कर दिया। ऑगस्ट ऑफर भी किसी ने नहीं माना, क्रिप्स मिशन भी किसी ने नहीं माना। वो कहते यार क्या हो कह रहा है, ठीक है, डेडलॉक तोड़ने के लिए बुलाया था और डेडलॉक कर दिया। द क्रिप्स मिशन डिड नॉट ब्रिंग विद द प्रोमिस ऑफ द इंडिपेंडेंस इन नियर फ्यूचर। उन्होंने आज़ादी का तो कहीं कहा ही, डोमिनियन स्टेटस कहा ना, वो भी लड़ाई जब वो खत्म होगी, कब खत्म होगी क्या पता, ठीक है, जब वो खत्म होगी तब डोमिनियन स्टेटस, आज़ादी की बात ही नहीं हुई। द प्लान इन्वॉल्व पार्टीशनिंग द कंट्री। प्लान ने क्या इन्वॉल्व किया कि तुम पार्टी अलग अलग हो सकते हो, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स अलग हो सकती है, वो हो सकती है। तो उसमें कांग्रेस मना करके कैसे, ठीक है। द लीग अपोज द क्रिएशन ऑफ द सिंगल यूनियन, द प्रपोजल डिड नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान स्पेसिफिकली, दे डिड नॉट ग्रांट द राइट्स ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन टू मुस्लिम। तो उन्होंने एज सच ये नहीं कहा कि भाई हमें ये लैंड मिलेगा, पाकिस्तान एक बनेगी और उसमें ये सब लैंड होगा इस साइड का, और उसमें क्या होगा कि वो जो लैंड जब मिल जाएगा उनको तो उसमें मुस्लिम्स वगैरह ही होंगे वगैरह सब चीज़ें। एक मिनट रुको, फ़ोन तो नहीं आ रहा।
चल रही वीडियो। सो या तो वो सब लैंड वगैरह मिलेगा वो सब, तो उन्होंने पर्टिकुलर तो मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। ये लोग कहते हैं यार क्या हो गया रहा है। द हिंदू महासभा रिजेक्टेड द प्रपोजल बिकॉज इट फेयर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, हिंदू महासभा ने मना कर दिया पार्टीशन के डर से। द सिक्स एंग्लो इंडियंस एंड द इंडियन क्रिश्चियंस लेबर आल्सो अपोज देम बिकॉज दे डिड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट सेफगार्ड फॉर द इंटरेस्ट। तो उनको भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए थे, उनको भी कुछ पर्टिकुलर वो चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम बना देंगे इनके लिए। लो क्या बनाओगे एग्जैक्टली, कितना हक दोगे हमें, कुछ बताया नहीं। तो ठीक है, उन्होंने भी मना कर दिया। द पीपल ऑफ द प्रिंसेस हैड नॉट राइट टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव द प्रपोजल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव वाज सिलेक्टेड बाय द रूलर। जिसमें मैंने पहले कहा कि जो रूलर है वो डिसाइड करेगा किसे भेजना है हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को, तो वो तो अपने हित के बंदों को भेजेगा ना, कि जो मैं जिसे मैं भेज रहा हूँ वो राजा के लिए रूल बनाएगा कि राजा का फायदा हो, प्रजा का फायदा हो, वैसे रूल तो मे भी ना ही बने। तो उन्होंने भी मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, इनसेट अपोज कर दिया। द कांग्रेस वॉज अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सेशन ऑफ द प्रोविंसेस। नॉन एक्सेशन मतलब कि एडिशन नहीं हो रहा इंडिया में, जो प्रोविंसेस हैं वो उनको अलग क्यों कंसिडर किया जा रहा है, वो इंडिया के ही हैं। तुम ऐसे कह रहे हो कि तुम्हारी मर्जी है आना हो, नहीं तो तुम अपना बनाओ, ये क्या होता है। ठीक है, सो गांधी जी अपोज द डिक्लेरेशन एंड अर्ज द वर्किंग कमेटी टू रिजेक्टेड। महात्मा गांधी डिस्क्राइब द क्रिप्स मिशन प्रपोजल द पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, कि भाई बहुत पुराना हो गया, ये चीज़ हमें बहुत पहले देते, हम मान भी लेते, अब नहीं चलेगी। और फेलिंग बैंक के, फेलिंग बैंक का मतलब क्या था कायदे से, कौन दे रहा है हमें, ब्रिटिशर्स दे रहे। ब्रिटिशर्स तो आप डूबे पड़े, यहाँ पे भी हार रहे हैं, वहाँ पे जापान भी आ रहा है, सब हार रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे ये लोग। ठीक है, सो क्या द कांग्रेस वांटेड दैट ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द डिफेंस शुड बी हैंडेड ओवर टू द नेशनल गवर्नमेंट। द कांग्रेस इंसिस्टेड इन द इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए हमें, वो उनको मिली नहीं, तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। सबने, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, माइनॉरिटीज़, प्रिंसली स्टेट्स के बंदों ने, सब ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन इसलिए फेल हो गया। अब हम फाइनल कॉज पढ़ लेते हैं, क्या, जापानीज थ्रेड। अब जापानीज थ्रेड इंडिया को कि ब्रिटिशर्स को, दोनों को, क्या समझना। द वॉर सिचुएशन वॉज डिस्करेजिंग इन 1942। 1942 में भी कुछ अच्छी नहीं थी सिचुएशन, हार ही रहे थे वगैरह, मैंने नीचे जा रहे थे। और देखो तब हारो जीतो तबाही तो होती है ना वॉर में। ठीक है, तो वो चीज़ हो रही थी। अब जैसे अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, चाहे रशिया जीत रहा है, चाहे रशिया आगे बढ़ी जा रहा है यूक्रेन में, लेकिन रशिया के भी तो बंदे मर रहे हैं, जो सोल्जर्स हैं उनका भी तो नुकसान हो ही रहा है। ज़्यादा नुकसान डेफिनेटली यूक्रेन का हो रहा है, बट रशिया का भी हो रहा है, राइट। तो वही चीज़, दोनों साइड से नुकसान हो रहे थे, तो देयर वाज डिस्करेजिंग सिचुएशन। द जापानीज आर्मी हैड अटैक्ड बर्मा, म्यांमार एंड वाज मार्चिंग टुवर्ड्स असम। ठीक है, यहाँ पे लाइन खत्म है। तो बर्मा तक वो पहुँच गए थे, म्यांमार तक, उसके बाद भी वो आगे आई जा रहे थे, कहाँ, असम तक, असम से लेके आगे आएंगे। ठीक है, अब मैं वो वेब सीरीज़ मैंने तुम्हें बताई थी ना, वो थी एक था फॉरगॉटन आर्मी। ठीक है, वो अगले INA में हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट वो चीज़ Gandhiji observed the presence of the British in India is an invitation to Japan to invade India. Their withdrawal removes the bait. उन्होंने क्या कहा कि इंडिया पे वो क्यों मार्च कर रहे हैं, इंडियंस के तो कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है, जापान की दुश्मनी किससे है, ब्रिटिशर्स से। तो अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते हैं तो इंडियन का जो खतरा है, मतलब जापान का जो खतरा है कि वो इंडिया पे अटैक करेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। देयर विड्रॉल रिमूव्स द बेट। ठीक है, तो चारा ही नहीं होगा, फिर वो आएंगे ही नहीं, तो वो चीज़ है। द इंडियन लीडर्स वर एंशियस टू सेव देयर कंट्री फ्रॉम द जापानीज इन्वेशन बट देयर स्लेवरी वाज देयर हिंड्रेंस। वो चाहते थे कि हम जापान की जो थ्रेट है, जापान से जो लोग आ रहे हैं हमें मारने, हमें तो नहीं मारने एनीवेज, पर मारेंगे ही अगर हम उनके लिए काम करेंगे, ब्रिटिशर्स के लिए, तो वो हमारे लिए खतरा है। हम बचाना चाहते थे, जो इंडियन लीडर्स बचाना चाहते थे, पर जो उनकी गुलामी थी, वो खुद गुलाम थे, कैसे बचाते, तो वो उनके लिए एक हिंड्रेंस थी। ठीक है, एक रुकावट थी। गांधी जी एंड द अदर लीडर्स वर कन्विंस्ड दैट दिस सिचुएशन कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश इमीडिएटली। गांधी जी सेड इंडिया सेफ्टी एंड ब्रिटेन्स टू लाइज इन द ऑर्डरली एंड द टाइमली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च द मूवमेंट कॉल्ड अपॉन द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या चीज़ हुई, यहाँ पे कि अब उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडिया के बंदे मर जाएंगे यार, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स यहाँ पे हैं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अब, कि तुम यहाँ से अब चले जाओ भाई, ठीक है, हमें छोड़ दो अब, क्योंकि वहाँ से नहीं तो जापान हम पे अटैक करेगा, और तुम्हारा भी फ़ायदा, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम भी नहीं मरोगे, तो दोनों का फ़ायदा, निकल जाओ अब यहाँ पे, ऐसे नहीं चलेगा। पर वो कहाँ निकलने वाले थे इतनी जल्दी। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आया। अब ना तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो जापानीज थ्रेट थी, इसमें एक दो चीज़ें और भी बहुत दिक्कतें वाली थी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये तुम्हें आगे कहीं आना है कि नहीं है, बट एक टर्म होती है यार, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, ठीक है, ये मतलब तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी डेफिनेटली, बट आंसर राइटिंग में लिख भी लोगे, वो मैं कभी वीडियो बना दूंगा तो अच्छा भी लगेगा। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, अब इसका क्या मतलब है? स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी होती है यार जो ब्रिटिशर्स अपनाते थे, लाइक के
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहता हूँ किस बात का हमें डर था, ये इंडिया है ना, इधर से जापान आ रहा है, तो वो क्या करते थे, इधर से लोगों को खाली करवा के, या कई बार तो वो भी नहीं करवाते थे अगर टाइम कम होता था, राइट। तो यहाँ पे जो कोई पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे जहाँ तक जापान पहुँच गई है, यहाँ पे वो लोग हैं, ठीक है, स्टेट है, मेन जगह है, ठीक है, दिल्ली, अब दिल्ली से थोड़ी भाग जाएंगे वगैरह से, ठीक है। तो इतनी सी जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थी असम थी, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स थी, ठीक है, तो मैं पता ना उस साइड से आ रहे थे, ठीक है। तो इसे उड़ा देंगे इन द सेंस कि जंगल के जंगल तबाह कर दिए जाते थे, बॉम्ब्स फेंक दिए जाते थे कि मतलब निकल के आने वाले लायक जगह ही ना हो, ठीक है। सारे मंदिर, सारी चीज़ें, सारे घर, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी जाती थी। अगर टाइम कम होता था तो लोगों को भी नहीं निकाला जाता था, वहाँ पे भी ऐसे ही मार दिया जाता था। अगर थोड़ा बहुत टाइम होता था तो भी क्या होता था, जो सरकार के बंदे होते थे, ठीक है, जो मतलब ब्रिटिशर्स होते हैं, ये हमेशा वाइट, उनका अपना एक सुपेरिटी दिमाग में उनके रही है, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि हम तो वाइट हैं, वो तो पूरा अच्छे से आते थे, ठीक है, कभी प्लेन में गए, कभी कार में गए, पूरा अच्छे से ट्रैवल करते थे, वहाँ से निकलते थे। पर जो आम जनता, इंडियंस को निकालना होता था, तब वो ऐसे भर भर के, मतलब ट्रकों में भर भर के, या फिर कोई और चीज़ों में, ट्रेन में, जैसे भी जो भी उस टाइम पे थे चीज़ें, में भर भर के लेके जाते थे। अब वो इतना ज़्यादा भरते थे क्योंकि इंडिया के लिए पैसा तो उन्हें घर चला नहीं, इतना ज़्यादा भरते थे, काफ़ी लोग तो रास्ते में मर जाते थे इतनी सफोकेशन से या कहीं से। तो वो एक होती है, ठीक है, स्कोल्डेड अर्थ पॉलिसी। तो वो चीज़ नहीं चाहिए कि सब डिस्ट्रॉय कर दो जो ओपोनेंट के रास्ते में आ रहा है, ठीक है, मतलब कि वो पार ही ना कर पाए वो रास्ता। और जब मोस्टली क्या होता था, लोग भी साथ में मर जाते थे, टाइम ही नहीं होता था निकालने का। तो उससे भी इंडियंस को डर था कि ये ना हो जाए हमारी, फिर इधर इतनी जो स्टेट्स हैं यही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि खुद ये जा नहीं रहे, जापान रुक नहीं रही, यही करेंगे फिर वो, क्योंकि इतिहास गवाह था, पहले भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ था ये सब। अब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन in 1942, the failure of the Cripps mission left no further meeting grounds between the British government and the Congress. Mahatma Gandhi felt that the British presence in India was an invitation to Japan to invade India and their withdrawal would remove the weight. He therefore asked the government to leave India in God's hand. भगवान के हाथ हमें छोड़ दो, तुम निकल जाओ, हम अपना देख लेंगे, ठीक है। The Congress Working Committee met at वार्धा in July 1942. अब ये इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ठीक है, जैसे हमने पहले लाहौर सेशन पढ़ा वो इंपॉर्टेंट था, सूरत स्प्लिट पढ़ा वो इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC मिली कहाँ, वार्धा में जुलाई 1942, ठीक है, हाँ। तो जुलाई 19 से पहले, थोड़ा मूवमेंट शुरू होने से पहले 1942 में मिली। इट अडॉप्टेड एज रेजोल्यूशन नोन एज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। द रेजोल्यूशन स्टेटेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली। इसमें उन्होंने ये स्टेट कर दिया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली, खत्म हो जाना चाहिए अभी। सॉरी। अब यहाँ पे ना, वैसे तो तुम कहोगे एकदम से क्या डिसीजन आया था, एकदम से ही इनको देख के, नहीं, ऑफिशियली हाँ अभी एकदम से ही, बट ऐसा माना जाता है कि काफ़ी ना, जब से ये क्रिप्स मिशन वगैरह चल रहा था, गांधी जी और जो कांग्रेस वगैरह थे सब लोग तैयारी कर रहे थे एक बड़ी मास मूवमेंट की, ठीक है। तो वो गांव-गांव जाके लोगों को पहले ही बोलाए थे कि तैयारी रखना, एक मास मूवमेंट आ रही है, तैयारी रखना, एक मास मूवमेंट, गला खराब हो गया है, एक मास मूवमेंट आ रही है। तो वही चीज़ हो रही थी, उन्होंने पहले ही कह रखा था, आगे हम पढ़ेंगे उसका क्या फ़ायदा हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट, द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अब जो वर्किंग कमेटी थी वो तो मिल गई थी जुलाई में, लेकिन जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी वो अगस्त 8 में मिली, ठीक है, 1942 से, ठीक है, एक महीने बाद बॉम्बे में, एंड पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट वार्धा इन जुलाई 1942। ये जो अडॉप्ट किया था, ठीक है, उसको पास कर दिया गया, ठीक है, जो बातचीत चलाई थी उसको पास कर दिया, रेजोल्यूशन बना दिया गया था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हो गया था कि इसका मूवमेंट हम करेंगे अब, ठीक है। तो वो चीज़ थी। The Congress proposed to start a non-violent mass struggle under Gandhiji's leadership if this demand of immediate and complete independence was not conceded by the British. Conceded मतलब accepted, ठीक है। In his speech before the All India Congress Committee, Gandhiji declared that it was a decision to do or die. अब ये चीज़ ना मैं आगे पढ़ता हूँ, बट एक चीज़ समझो, do or die का क्या मतलब है कि हमें आज़ादी चाहिए या फिर आज़ादी की कोशिश में मर जाओ मतलब गांधी जी तो अभी तक नॉन वायलेंस का साथ देते थे कि हमने लड़ना नहीं है, एकदम से ये चीज़ कहाँ से आ गई। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब ये काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये गांधी जी को एंड में आके यही करना पड़ा, ठीक है, बिकॉज अभी तक वो नॉन वायलेंस पर उन्होंने देख लिया नॉन वायलेंस से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने ये चीज़ पैंतरा अपनाया। अभी भी कहेंगे नहीं वायलेंस करने को, बट इनडायरेक्टली एक पैंतरा अपनाया, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हुआ क्या वो भी मैं बताऊँगा, बट पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी समझ लो, ठीक है। हुआ क्या मुझे वैसे एक्जैक्टली नहीं पता, जो बुक में लिखा वो मतलब, ठीक है। पहला कि अब उनको वायलेंस यूज़ करना पड़ा, ठीक है। दूसरा ये कि वो इस चीज़ की तैयारी में थे, ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, AP टिल लो, ठीक
ठीक है। तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे वो। क्या मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड? अभी तक उन्होंने नॉन वायलेंस करके लोगों का दिल जीत लिया, उन्होंने पॉपुलैरिटी जीत ली सब लोगों को, ठीक। कांग्रेस और गांधी जी दोनों की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड लोग जानते थे अब उनको, ठीक है। तो वो चीज़ एक फ़ायदा हो गया। क्या हो गया? अभी तक उनकी इमेज बन गई नॉन वायलेंस की, एंड में डू और डाई बोल दिया। अब डू और डाई यार एग्जैक्टली इसमें वायलेंस नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो पता लगता ही है, ठीक है। अब तुम नॉर्मल सत्याग्रह करोगे उसमें तुम मोस्ट केसेस में मरोगे तो नहीं, हाँ लाठियाँ खा के मे बी ठीक है, ब्रिटिशर्स इतने क्रूएल हो जाएंगे वो तो है ही है वैसे, पर इतना वो ऑर्डर कर दें वगैरह सब, पर डू और डाई करो या मरो, तो वो एक वो लेवल में चली जाती है चीज़ कि इन दोनों में से क्या है हमें नहीं पता लग सकता, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एक वो हो सकता है, ये एक जैसे मैंने तुम्हें कहा ना, एक तो था कि उनको पता लग गया अब वायलेंस से ही काम चलेगा। पहले उन्होंने अपोज किया कि वायलेंस नहीं करनी, ठीक है। जो थोड़े बहुत वो वाले थे उनको कांग्रेस से निकल गए थे वो, कि हम इनके बातों में मानते नहीं है, ऐसे नॉन वायलेंस करके कोई चाटा मार रहा है दूसरे गाल पे भी चाटा मारो, ऐसे नहीं जीतने वाले, हमें अटैक करना पड़ेगा, हमें मारना पड़ेगा, ठीक है। एक वो थी कि उन्होंने भी एंड में आके यही मान लिया। दूसरा एपी मतलब कि पहले से ही प्रिपेयर्ड था कि जब ब्रिटिशर्स ऐसी हालत में होंगे कि जब वो बहुत वल्नरेबल होंगे, तुम्हें पता ना उधर से जापान आ रही है, ब्रिटेन में आप लड़ाई छिड़ी हुई है, ठीक है, तो हर जगह से वहाँ पे वो सब चल रहे हैं, और यहाँ पे हम भी कर दें इतना कुछ, समझ रहे, हम भी कर दें, तो इस मोमेंट पे अगर वायलेंस हुई अब नहीं रुक सकती, क्योंकि अब पैट्रियोटिज्म भी भर गया, पहले इतना नहीं था, पहले नेशनलिज्म पहले नहीं था, 10-12 साल लगे लोगों को पूर्ण स्वराज समझाने में, ठीक है, ऐसे ही नहीं हो जाती चीज़ें, तो वो सब हुआ। अब इनमें से क्या है मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता, बट हुआ क्या अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। हुई वही चीज़ है, उसको देखने के दोनों नजरिए। Before the Congress could start the movement, the government struck hard. Early in the morning on August 9, Gandhiji and the other Congress leaders were arrested and taken to unknown destination. The Congress was once again declared illegal. पता नहीं कितनी बार कांग्रेस डिक्लेयर हुई है ना इलीगल, मतलब हर साल कर ही देते हैं कि चलो जी तुम इलीगल हो, चलो जी तुम इलीगल हो। तो अब क्या हुआ? अब मूवमेंट शुरू होने से पहले 8 अगस्त को, ठीक है, जुलाई में देखो पहले रेजोल्यूशन पास हुई, जुलाई में बातचीत हुई, ठीक है, फिर जो 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को ये लोग मिले, पूरी कमेटी मिली, पूरी कांग्रेस मिली, और उन्होंने ये पक्का कर दिया कि हम ये शुरू कर रहे हैं मास मूवमेंट। कब कर रहे हैं कुछ नहीं कहा, लोगों को ये नहीं बताया कि कब से शुरू करना है। लोगों को स्पीच दी गांधी जी ने, उसमें के एंड में बोला था टू डू और डाई, राइट। तो क्या केयर करना है कैसे करना है एग्जैक्टली नहीं बोला, पर इतने साल से जो हो रहा था ना, अब जो छोटे छोटे लीडर्स थे वो भी चीज़ें उठा सकते थे, उन्होंने ऐसा प्रिपेयर हो गया था कि वो भी हम इस मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो एक वो प्लस पॉइंट था। अब 9 अगस्त शुरू, ठीक है, पता नहीं 7, 8, 9 बजे से पहले ही गांधी जी और जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह ऐसे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, सबको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। शुरू होने से पहले मूवमेंट इस बार शुरू हुई ही नहीं। पहले तो था ना कि चलो सिविल डिसोबीडियंस है वो, कि मूवमेंट चल रही है, अरेस्ट हो गए, या फिर जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद अरेस्ट हुए, वो सब बातें अलग। शुरू हुई ही नहीं इस बार, पहले ही ही गॉट अरेस्टेड, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हुई। अब कांग्रेस लीगल हो गई, ये सब तुम्हें पता। All over the country there were strikes and demonstrations which were lathi charge and fired when people attacked the symbols of the British authority. The police stations, post offices, railway offices, etc. British authority disappeared in the parts of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, and West Bengal. In some parts of such as the Balia in the eastern UP, Tamluk in Medinipur, and district of West Bengal as the Tara district of Maharashtra, the revolutionaries set up parallel governments. मूवमेंट शुरू हो गई भाई, वो जेल में चले गए, मूवमेंट शुरू हो गई। ये हो ना हो, अब ऐसे ट्रेन हो गए थे लोग, जैसे तुमने कहा ना गांव जाके पहले प्रचार हुआ था कि मास मूवमेंट आ रही, तैयार रहना, ऐसा कहा जाता है हुआ था, ठीक है। एग्जैक्टली अब ये ऑफिशियली तो कहीं नहीं लिखा जा सकता, एंड ये किसने किया था ये भी एग्जैक्टली नहीं लिखा जा सकता। क्या गांधी जी पहले से ही जानते थे, ये भी नहीं लिखा जा सकता। क्या उन्होंने आखिरी में उन्होंने ये मान लिया था कि वायलेंस से ही कुछ हो सकता है, अपने जो चीज़ें थी उनको नकार दिया, जो पहले भगत सिंह वगैरह मानते थे वो उन्होंने भी मान लिया, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं बस ये बोल रहा हूँ, एंड में उन्होंने बोला डू और डाई, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, एग्जैक्ट मतलब कोई नहीं बता सकता, क्या कंटेक्स्ट कोई नहीं बता सकता, बट ये चीज़ थी। अब यहाँ पे हड़तालें, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह शुरू हो गई, और ऐसा नहीं, सरकार ने बहुत बहुत ज़्यादा ब्रूटली मैनेज, हम गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स में पढ़ेंगे, बहुत ब्रूटली उसे डील किया, ठीक है। लोगों को मारने लग गए, सब करने लग गए, लाठी चार्ज लड़कियों पे, बच्चों पे, ठीक है, सब पे। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो जेंट्स हैं उन पे मार रहे हैं, जैसे बच्चों को मारी जा रही हैं जी लाठियाँ, ऐसे छोड़ नहीं रहे किसी को। तो वो बहुत एक हार्श चीज़ हो गई थी, पर रुक नहीं रहा था, ठीक है। इस बार वो खून में आ गया था पैट्रियोटिज्म, ठीक है। पढ़ते आ गए। आचार्य परिवर्तन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली एंड
Nana Patil were among the prominent leaders of the underground movement. They set up the central directorate at Mumbai. They kept the movement alive despite the government's repressive measures. अब यहाँ पे मूवमेंट ना ऐसे ही नहीं चलती रही, मूवमेंट 3 फेजेस में चली है, तुम यहाँ पे कह सकते हो। 1942 में शुरू हुई, 3 फेजेस में चली। पहले 15 दिन से 1 महीना या मैक्स टू मैक्स 40 दिन, ठीक है, ऐसा कुछ। ये हुआ कहाँ? ये हुआ मेन जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे, फैक्ट्रियों में लोगों ने हड़तालें कर दी, ये वो कर दी। अब गांधी जी ने ना पहले एक एक बंदे इन द सेंस अलग अलग जो देश के लोग हैं अलग अलग तरीके से डील करने कहा था इस चीज़ से। जैसे बच्चों को कहा इफ़ पॉसिबल स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, और जो पुलिस मैन वगैरह हैं जो इंडियंस के साथ हैं उनको कहा कि छोड़ो मत अपनी नौकरी, पर जो इंडियंस हैं उन पे लाठीचार्ज वगैरह तुमने नहीं करना, ठीक है, ऐसा तुमने उन पे अटैक नहीं करना। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको कहा तुमने छोड़नी है छोड़ दो, नहीं छोड़नी तो रख सकते हो, पर तुमने उनका साथ नहीं देना किसी चीज़ में, ठीक है। उसके बाद जो मिल लेबर्स वगैरह हैं उनको बोला गया कि अगर तो जो तुम्हारा मिल वाला है वो मतलब नॉर्मल है, ठीक है, इंडियंस की सपोर्ट में है, तो उसे तुम काम करो वगैरह, नहीं तो हड़ताल कर दो। जो पीजेंट्स वगैरह हैं, जो फार्मर्स वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि तुम जिन्हें अपना टैक्स रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू देते हो, अगर तो वो इंडिया की साइड पे है तो उसके साथ एक डील कर लो कि हम इतने % ही देंगे, अभी इतना नहीं है, तो वो उनके साथ दो। अगर वो ब्रिटिशर्स के साथ है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ है, उनका बंदा है, मर्चेंट वगैरह जो होते थे उस टाइम पे, छोड़ दो, उनको 1 रुपया नहीं देना, हमने टैक्स नहीं देना, ठीक है, तो वो भी हो गया। सिविल डिसोबीडियंस भी आ गई है, उन्हें नॉन कॉपरेशन भी, सब आ गया, ठीक है। तो और एक और पॉइंट था, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसे अलग अलग कास्ट लोग, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डील करने को बोला कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ठीक है, मतलब ऐसे एक बंदे के पास जाके नहीं, बट उस स्पीच में बोला था, और वो बात फैल जाती है, ठीक है। तो अब 15-20 दिन मैंने 1 महीना तो मैं कहा भाई मिल्स वगैरह में, पर उस टाइम पे डिमांड बहुत थी। अब इंडिया में भी फेमाइन्स आएंगे आगे मैं बताऊंगा, पर मेन रीज़न वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वहाँ पे लोग को चाहिए था, तो वहाँ पे अब डिमांड थी ऑब्वियसली, तो मिल्स वगैरह इतनी उन पे ऊपर से प्रेशर था, इतनी देर तक नहीं रोक सकते थे, तो उन्होंने कुछ डील वगैरह करी और वो थोड़ा कम हो गया अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे मिल्स वगैरह थी। दूसरी चीज़ क्या हुई, दूसरा फेज़ टू चला रूरल एरियाज़ में। तो मैं कहा ना वहाँ पे गांव जाके बातचीत चली थी पहले कि मास मूवमेंट आ रही, तो वो गांव ने हेल्प किया, ठीक है, गांव जो थे वहाँ पे काफ़ी देर तक चली। कई गांव तो यहाँ पे तुम्हें नाम लिखे हैं, ठीक है, काफ़ी जगह ऐसी थी, ठीक है, बालिया, तामलुक एंड सतारा, जहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट्स बन गई, सरकार गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और वो वहाँ पे अपनी सरकार बन गई। अब पता क्या, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, देश में इतने दंगे हो रहे थे। अब ये बालिया वगैरह ना काफ़ी, कई मतलब सारे नहीं बट काफ़ी 1-2 तो पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, ईस्टर्न साइड पे कहीं पे है, तो हाँ जैसे एक वेस्ट बंगाल में, एक ईस्टर्न यूपी वगैरह, महाराष्ट्र, वहाँ तक पहुँच के उनको फिर से करना वो इतना सही नहीं था। अब बालिया में तो तुम कहो 1 हफ्ते तक ही उनकी सरकार चली थी, बट कोई रीजन ऐसा था, तामलोक आई थिंक, मुझे नहीं याद, वहाँ पे 1.5 साल तक वो अपनी सरकार चलाई, वहाँ पे ब्रिटिशर्स आए ही नहीं, क्योंकि इतना कुछ पहले ही था डील करने को, वहाँ पे आके क्या कर रहे थे, ठीक है। तो वो एक चीज़ थी। तो दूसरा फेज़ क्या था। तीसरा फेज़ अंडरग्राउंड फेज़ था। अंडरग्राउंड फेज़ में क्या हुआ कि लोगों ने, जो अब प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो तो जेल में थे, जो फैक्ट्री वगैरह थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, जेल में अभी भी था पर थोड़ा थोड़ा कर दिया है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट, जो गांव वगैरह थे वहाँ पे लोग काफ़ी रिप्रेसिव मेजर्स लिए जा रहे थे, वो हम आगे पढ़ते। अंडरग्राउंड मूवमेंट भी चली। अंडरग्राउंड मूवमेंट मतलब जो नए एमर्जिंग लीडर्स थे, ठीक है, जयप्रकाश हमने पढ़ा, ठीक है, एंड नाना पाटिल हमने पढ़ा। उसके बाद मतलब ऐसे काफ़ी लीडर्स जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल उषा मेहता, उन्होंने क्या किया, अपना ना एक रेडियो स्टेशन खोल दिया, जो महाराष्ट्र से पूरे चेन्नई वगैरह में वहाँ तक पहुँचता था पूरा रेडियो का सिग्नल उसका, एंड वो बहुत अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड इन द सेंस रोज़ जगह बदलते था, ठीक है। रेडियो स्टेशन खोल दिया उन्होंने अपना, काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह पहले था, क्योंकि पहले कोई और जगह पे काम करते थे कि कोई और उनका साथी, तो उन्होंने दे दिया था वगैरह सब। अब जेल से गांधी जी वगैरह की, इन लोगों की जो लीडर्स थे उनकी स्पीचेस, उनके कहाँ से रिकॉर्ड करके, क्योंकि तुम्हें कहा ना कि जो पुलिस में थे उनको कह दिया था कि तुमने कॉपरेट हमारे साथ ही करना है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से लीक करा के वो टेप्स पूरे रेडियो पे चलाई जाती थी, ऐसे किया जाता था उनकी स्पीचों को, ठीक है। तो इतना प्रचार किया जाता था और पकड़े ना जाए, पूरे 1.5-2 साल रोज़ अपनी जगह बदलते थे, रोज़ अपना ठिकाना बदलते थे वो लोग, ठीक है। स्पेशली जो मैंने तुम्हें क्या बोला, ठीक है, उषा मेहता, एंड ऐसा अंडरग्राउंड स्टेशन रोज़ अपनी जगह बदलनी, एंड रीलोकेटेड एवरीडे, वो मैंने देखा। तो मतलब काफ़ी कुछ किया गया इसमें, ठीक है, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। और सबसे बड़ी बात, सबसे प्लस पॉइंट पता क्या था इसका, इसमें कम्युनल राइट्स नहीं हुए, मुस्लिमों ने सपोर्ट किया ना किया हो, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, इन्वॉल्व हुए ना हुए हो, मुस्लिम लीग ने चाहे ये ना किया हो कि हम भी लड़ेंगे, पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये लोग गलत कर रहे हैं और हम इनके अगेंस्ट है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई कि कम्युनल राइट्स दंगे नहीं हुए, बिकॉज उन्होंने भी, देखो मुस्लिम लीग भी तो गुस्सा ही थी ना क्रिप्स मिशन वगैरह से कि पाकिस्तान को एग्जैक्टली नहीं बना रही है, वो नहीं कर रहे, तो
वो भी ऐसे, तुम्हें कहा, एटलीस्ट अपोज नहीं कर रही थी, जो हो रहा था होने दे रहे थे वो भी। और कई कई जगह पे मैंने देखा, मतलब मैंने नहीं देखा बुक में देखा, कई कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि उन्होंने सपोर्ट भी करी, हेल्प भी किया। जैसे कोई लोग थे, जैसे मैं कहा ना, ये इन्होंने रीलोकेट किया काफ़ी जगह पे, तो कई बार ऐसे भी उन्होंने जो मुस्लिम ऑक्यूपाइड जो मोस्टली गांव वगैरह है वहाँ पे भी गए, वो वहाँ पे रहने एक दिन ही रहते थे, फिर जगह चेंज कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे ठहराया, ऐसे रहने दिया वगैरह सब, वो भी एक चीज़ थी। ठीक है, तो कहीं जगह पर सपोर्ट हुआ, पर दंगे कहीं नहीं हुए। कम्युनल राइट्स ये बहुत अच्छी चीज़ थी, क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं हुए। नहीं तो तुम देखोगे हर जगह थोड़े बहुत हो ही जाते थे पहले। प्रिपरेशन मैसेज पढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई। द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू सिवियर मेजर्स टू क्रश द 1942 मूवमेंट। द प्रेस वाज कंप्लीटली मजल्ड। मजल्ड मतलब कि बिल्कुल चुप करा दी गई। मजल एक होता है वो जो डॉगी वगैरह के मुंह पे नहीं लगा देते कि वो भौंक ना पाए, काट ना पाए, ठीक है, वो वाला लक्कड़ का, तो वो उसे बोलते वैसे। तो गवर्नमेंट वाज कंप्लीटली मजल्ड, बिल्कुल शांत। The demonstrating crowds were machine gunned and even bombed from the air. Prisoners were tortured. The police and the secret reigned supreme. Nearly thousands of people were killed and 6,000 people were arrested by the end of 1942. 60,000 लोग को अरेस्ट कर लिया गया, छोटी बात नहीं होती। और पता क्या, इसमें बहुत लोग मरे थे, ठीक है, इंडिया की तरफ से भी और ब्रिटिशर्स की तरफ से भी। इंडिया की तरफ से कुछ फिगर है कि 10,000 इंडियंस मरे गए थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो पुलिसमैन वगैरह थे या वो सब थे वो 1,000 लोग, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये रेशो देखने लग जाओ कि एक ब्रिटिशर मरा तो 10 इंडियंस मरे, नहीं वो नहीं कह रहा, पर ऐसा ही ऑफिशियल फिगर्स वगैरह ऐसा है कि मरे थे, ठीक है। डेफिनेटली अब कहीं पे इतने दंगे हो रहे, वो लाठीचार्ज वगैरह कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत ऐसे लाठी पकड़ के हमने भी मार दिया कुछ, तो वो मर गया, ठीक है। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट ये हुआ था, फैक्ट। हाँ, तो जैसे डू और डाई, तो मैं कह रहा नॉन नहीं रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ था, गांधी जी को कहा गया था, जो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स ने, कि जेल के अंदर ही के लोगों को कहो कि नॉन वायलेंस रोकें, आप तो इतना प्रचार वगैरह करते हो। कहते मैं नहीं रोकूंगा। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे। फिर उन्होंने अंदर ही फिर से फास्ट रखा था 21 दिन का। तो फास्ट रखा था, उनको ये लगा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुझे छोड़ देंगे, या फिर कि मैं मरने वाला हूँ, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गया जेल में तो बाहर जो दंगे हैं वो और बढ़ जाएंगे, ठीक है, लोग मुझे प्यार करते हैं, दंगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ हो भी सकती थी, काफ़ी हद तक बढ़ जाते, पर इस बार गवर्नमेंट उनके झांसे में नहीं आई। वो कहते मर जाओ। इनफैक्ट उन्होंने जो उनके मतलब पूरी समाधि वगैरह वो सब चीज़ें बनाने की तैयारी भी कर दी थी शुरू। उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया था कि एक दिन की, पता नहीं आधे दिन की, एक दिन की, पता नहीं, छुट्टी कर दी जाएगी गांधी जी की डेथ पे, ठीक है। पूरी तैयारी थी 21 दिन का। फिर उन्होंने 21 दिन बाद तोड़ भी दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अभी देश के और काम आ सकता हूँ, अगर मैं अभी मर गया तो ब्रिटिशर्स तो मेरी बात सुन नहीं रहे। अब वो 21 दिन में क्या हुआ, जैसे जैसे गांधी जी और बीमार होते रहे, लोगों में गुस्सा बढ़ता रहा, तो जो मूवमेंट ऐसे जा रही थी वो फिर थोड़ी ऊपर आ गई, ठीक है। तो वो एक चीज़ हुई थी, इस बुक में नहीं है, जनरल नॉलेज, ये नो। हाँ, क्या बोल रहा था, द मिलिट्री टुक ओवर मेनी टाउन्स इन द सिटीज, विलेजेस विलेजर्स हैड टू पे ह्यूज सम्स ऑफ प्यूनिटिव मतलब हार्श फाइन्स, एंड द विलेजर्स हैड टू अंडरगो मास फ्लॉगिंग्स होता है ना, कि जैसे लाठी के कोट, क्या बोलते हैं उसे, कोड़े से, समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे RRR में वो मार रहा था, तो देखिए, तो फिर वो ऐसे मार रहा पूरे मास लोगों को, लड़कियों को, औरतों को, बच्चों को, सबको, जेंट्स को, सबको बुला के ऐसे मारा जाता था कोड़ियों से, और बहुत अलग अलग हार्श पनिशमेंट्स देने जाने लगती, ठीक है। इंडिया हैड नॉट विटनेस्ड सच इंटेंस रिप्रेशन इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इतनी बुरी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपोज किया ना इसको, अभी तक 1857 में हुआ था, उसके बाद अभी तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब हुआ। इम्पैक्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, आप इम्पैक्ट पढ़ते हैं। The Quit India movement made independence of India as the only agenda of the national movement. It proved that there could be no retreat and further negotiation could only be on the matter of the transfer of power. The movement had the following impact. ठीक है, The Quit India movement was in fact short-lived. Its importance lay in the fact that it demonstrated the depth of the nationalistic feeling had reached in the country and the great capacity for struggle and sacrifices the people had developed. तो तुम्हें पता है ना कि नेशनलिज्म इससे प्रूव हो गया कि भाई बहुत इम्पैक्ट पड़ा, बहुत दिल के अंदर तक घुस गया था कि लोग डू और डाई, मरने के लिए तैयार थे कि अब तो हमें आज़ादी चाहिए, अब नहीं हम रुक सकते। It was evident that the British would no longer find it possible to rule India against the wishes of the people. इतना पता लग गया था कि अगर इंडियंस नहीं चाहते तो ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर सकते हमारे पे, ठीक है। अभी तक उनका इतना ऑपरेशन नहीं था, अब देख के उनको पता लग गया। It was a mass uprising before attaining the independence. People from all parts of the India took part in processions and demonstrations. The Hindus, Muslims, Sikhs, Christian, Parsis, and even the people from princely states participated. The Quit India movement strengthened the Congress Socialist Party because of its heroic role in the movement. Its leaders Jayaprakash Narayan became almost a legendary figure. The party continued its underground movement till 1944 when it came to an end. ठीक है, तो मैं बताया भाई। After the suppression of the Quit India movement, the constitutional question remained dormant till the close of the war in 1945. अब 1944 में ये लड़ाई खत्म हो गई, ठीक है,
ठीक है, मतलब बिल्कुल जो मूवमेंट थी एक बंद हो गई थी। अब जो आज़ादी का सवाल था या फिर जो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस थे वो डॉर्मेंट रहे। डॉर्मेंट मतलब ज़्यादा हलचल नहीं हुई, उस पर बातचीत नहीं हुई अंटिल कब तक, 1944 में ये ख़त्म हुआ, 1945 में जब लड़ाई ख़त्म हुई तब तक, उसके बाद फिर शुरू हो गई। ऑलराइट, after the suppression of the Quit India movement of 1942 there were hardly any political activity inside the country till the war ended in 1945। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, जो थी वो अंडरग्राउंड थी। द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट वर इन जेल एंड नो न्यू लीडर्स रोज टू टेक प्लेस इन द गिवन न्यू कंट्री। कोई नया लीडर एज सच खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, जो अंडरग्राउंड था वो जैसे मैं कहा थोड़ा बहुत चल रहा था, बट कोई एज सच लीडर का मैं करूँगा, मैं इस पार्टी को करूँगा, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैंस फॉर द बैटल ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया वाज कैरिड ऑन बियॉन्ड इंडियन फ्रंटियर्स। तो अब यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिकली कुछ नहीं हुआ इतना, पर बाहर बहुत कुछ हुआ और उसने बहुत इंपैक्ट डाला इंडिया की आज़ादी पे। वो हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, मेरा फेवरेट चैप्टर है, पढ़ेंगे, मजा आएगा। हैंस फॉर द बैटल ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया वाज कैरिड ऑन बियॉन्ड द कंट्रीज फ्रंटियर्स, के इंडिया के बॉर्डरों के पार चीज़ लड़ाई लड़ी जा रही थी इंडिया की आज़ादी के लिए। इट वॉज लेड बाय द इंडियन नेशनल आर्मी एंड इट्स चीफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगले चैप्टर में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे हम, एंड मज़ा आएगा तुम्हें। ठीक है, वेब सीरीज़ तो मैं बता दिया था नाम, द फॉरगॉटन आर्मी। ठीक है, वो देख लेना, या फिर मेरा नाम भी देखना और तुम कहो तुम्हारे मूवी मतलब पढ़ने आए और मैं वेब सीरीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कैसा टीचर हूँ। एनीवेज, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। बाकी जैसे मैंने जो भी कहा, इट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव्स। मैं ये नहीं कहता कि जो भी ये सब हुआ था ये ऐसे ही हुआ था, इनका यही रीज़न है, गांधी जी को सब पता था या उनको कुछ भी नहीं पता था, एंड में आके वो वायलेंस में मान गए, या फिर आई डोंट नो। ठीक है, ना ही मैं इस पर कुछ ऐसा टिप्पणी दूंगा, तुम्हें पढ़ाने के लिए जितना इम्पोर्टेंट था मैंने बोला। बाकी अगर इससे भी बहुत डिटेल में चाहिए तो बता देना, मतलब फिर तो यार तुम यूपीएससी लेवल की वीडियो देख लेना अगर इससे डिटेल में चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुक में मोस्ट रीज़न नहीं थी। इसमें चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट चलो जी। एनीवेज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगला चैप्टर भी जल्दी आएगा, एंड कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और चीज़ पे चाहिए तो बता देना। एंड साथ में ना मुझे बता दिया करो कि ये सब चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में सेम ही है या कुछ चेंजेस हैं, तो मैं अगली एक छोटी सी मतलब 10-12 मिनट की वीडियो बना के वो जो चेंज है वो बना दूंगा। ठीक है, अगर कोई चेंज आए तो बता दिया करो। तो यार दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लो अगर और चैप्टर देखने हैं तो, और मुझे बताना ये जब हिस्ट्री खत्म होएगी तो कुछ और शुरू करें, कोई और सब्जेक्ट। प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट ये खत्म होएगी तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना चैनल पर, तो बता देना। तो यार नमस्ते, जय हिंद।